Hello everyone, welcome back to I Love Commerce. It's been long since I posted the last video. So today we are going to discuss about economics, microeconomics to be specific. Chapter number 2, Consumers Equilibrium. This is for class 11th. Earlier it was for class 12th as well. ये जो चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम देखें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से बहुत अच्छे वेटेज का आता है. और मैं जिस तरीके से पढ़ाऊँगा ये चैप्टर थोड़ा इसमें लेंदी होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, बट इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर हो जाएंगे अगले चैप्टर्स के भी. मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों की बुक्स इस तरीके से हो कि इस चैप्टर को 2 हिस्सों में दिया हो, लेकिन मैं इस चैप्टर को एज अ होल डिस्कस करूँगा. ठीक है, तो शुरू करते हैं. इंट्रोडक्शन से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात आई तो कंज्यूमर कौन होता है पहले ही समझ लेते हैं. अ कंज्यूमर इज़ वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स. वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की सेटिस्फैक्शन के लिए गुड्स को ख़रीदता है, सर्विसेज को ख़रीदता है और उन्हें कंज्यूम करता है. ठीक है, अ कंज्यूमर इज़ वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट. His main objective is to get maximum satisfaction from spending his income on various goods and services. How does a consumer maximize his satisfaction from consumption of goods and services? We will understand this in this chapter. Okay? तो हम इस चैप्टर में यही समझेंगे कि वो मैक्सिमाइज कैसे करेगा अपना सेटिस्फैक्शन. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उसका जो सेटिस्फैक्शन है मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा. ठीक है, वहीं जाके तो वो अपने सेटिस्फैक्शन को चेंज नहीं करना चाहेगा. मतलब अगर कोई एक मैक्सिमम लेवल किसी चीज़ का रीच कर जाता है उसके बाद वो कम भी नहीं होना चाहता और बाद में बढ़ना भी नहीं चाहता. बढ़ना मतलब मैक्सिमम का मतलब ही है कि आगे आप एक स्टेप बढ़ोगे तो चीज़ कम ही होगी. मतलब अगर आप एक मैक्सिमम लेवल पे किसी के पहुंच गए हो तो उसके बाद जो अगला स्टेप लोगे वो क्या होगा, वो उसको डिक्रीज़ ही करेगा. तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा. ओके, तो मैक्सिमम कैसे करेगा वो देख लेते हैं. 2 मेन अप्रोचेस हैं टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. कौन कौन से हैं 2 मेन अप्रोच. पहला है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं. ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं. ठीक है, कार्डिनल में बेसिकली समझ लेते हैं क्या होता है. कार्डिनल में हम जो सेटिस्फैक्शन है उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं. उसके थ्रू हम बताते हैं कि यूटिलिटी मतलब होता है सेटिस्फैक्शन. तो हम कार्डिनल में क्या करते हैं, सेटिस्फैक्शन को नंबर्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ऑर्डिनल में नंबर्स के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते, एक इंडिफरेंस कर्व बनता है. देखेंगे वो भी आगे. पहले कार्डिनल देख लेते हैं. कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच टू डिटरमाइन क्वांटम यानी क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट है. टू डिटरमाइन क्वांटम ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज यूज्ड टू अटेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जानने के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटम या क्वांटिटी ऑफ सेटिस्फैक्शन को जानेंगे पहले कि कितनी क्वांटिटी ऑफ सेटिस्फैक्शन उसे हुआ है. यूटिलिटी क्या होता है वो भी देख लेते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, उसका मीनिंग पढ़ लेते हैं. ठीक है, एंड हाउ टू मेजर इट. मीनिंग क्या है, यूटिलिटी रिफर टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. किसी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम यूटिलिटी कहते हैं. ओके, तो यूटिलिटी रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. जो कमोडिटी की इच्छा पूरी करने वाली पावर होती है उसको हम कहते हैं यूटिलिटी. प्रोफेसर हॉब्सन ने कहा कि यूटिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई वांट. किसी गुड की कोई काबिलियत होती है कि वो किसी वांट को सेटिस्फाई करे, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं. एक ही बात है. ठीक, उसे मेजर कैसे करेंगे, बाय यूजिंग कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी इट इज़ पॉसिबल टू न्यूमेरिकली एस्टिमेट यूटिलिटी. अगर हम कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी को यूज़ करें तो पॉसिबल हो पाएगा कि हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कर पाएँ. देयर वॉज नो स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग यूटिलिटी. यूटिलिटी को मेजर करने का कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है. ठीक है, मतलब नहीं था उस समय. तो जैसे स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, जैसे वेट को नापने के लिए केजीज यूज़ होता है और
हाइट को नापने के लिए या फिर लेंथ को नापने के लिए मीटर्स किलोमीटर्स यूज़ होता है, ठीक है। वैसे ही स्टैंडर्ड यूटिलिटी जो यूटिलिटी को नापने के लिए, यूटिलिटी को मेजर करने के लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी। तो क्या किया इकोनॉमिस्ट ने, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करा या नया एक इमेजिनरी स्टैंडर्ड यूनिट डिराइव किया, उसका नाम दिया यूटिल्स। ओके, तो यूटिल्स हमारा क्या रहेगा, सेटिस्फैक्शन यानी यूटिलिटी को मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट। आगे बढ़ते हैं। यूटिल्स आर इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेजर सेटिस्फैक्शन यानी यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। ओके, तो मैंने बता दिया यूटिल्स क्या है, एक साइकोलॉजिकल यूनिट है, इमेजिनरी है, जो कि जिससे हम मेजर करेंगे सेटिस्फैक्शन किसी कमोडिटी का। ओके, एग्जाम्पल ले लो, कमोडिटी है आइसक्रीम और चॉकलेट। मान लो एक आइसक्रीम खा के आपको 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है और एक चॉकलेट खा के आपको 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो यूटिल्स कहाँ काम आ रहा है, यूटिल्स आपको बता पा रहा है कि किस में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें किस में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आइसक्रीम में, ऑब्वियस, क्योंकि उसमें 20 यूटिल्स का मिल रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन मोर वे टू मेजर यूटिलिटी, एक और तरीका है यूटिलिटी को मेजर करने का इकोनॉमिस्ट के नज़रिए से अगर देखा जाए। उन्होंने बताया यूटिल्स कैन नॉट बी टेकन एज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट एज इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बात एकदम सही है, यूटिल्स को हम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं कह सकते, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसको कितना सेटिस्फैक्शन होगा। कईयों को आइसक्रीम पसंद नहीं होगी, चॉकलेट ज़्यादा पसंद होगी, तो उनको चॉकलेट से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा बाकायदा आइसक्रीम से। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि यूटिल्स को हम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मान सकते, जो कि सही भी है। ये एक इमेजिनरी और साइकोलॉजिकल यूनिट होती है, ठीक है। इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट सा है, यूटिल्स कैन नॉट बी टेकन एज स्टैंडर्ड यूनिट, it will vary from person to person. Okay, hence several economists including Marshall suggested the measurement of utility in monetary terms. उन्होंने कहा कि monetary terms में measure करते हैं, मतलब पैसों में utility को या satisfaction को measure किया जाए, ना कि utils में। It means utility can be measured in term of money or price. इसका मतलब utility को in term of money या फिर in term of price measure किया जा सकता है, which the consumer is willing to pay, जो वो कंज्यूमर देना चाह रहा है। उससे क्या पता लग जाएगा कि उसको उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर आप किसी चॉकलेट के लिए 500 रुपये देने के लिए तैयार हो, इसका मतलब आपको वो चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, और उससे हम आपका क्या देख सकते हैं कि आपको ये कितना अच्छी लगती है और आपका कितना सेटिस्फैक्शन पूरी करेगी या सेटिस्फैक्शन देगी आपको, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉनेटरी वैल्यू इंस्टेड ऑफ यूटिल्स इज दैट इट अलाउज ईजी कंपैरिजन बिटवीन यूटिलिटी एंड प्राइस पेड सिंस बोथ आर इन द सेम यूनिट। यूटिलिटी भी मॉनेटरी टर्म में हो जाएगी और प्राइस भी मॉनेटरी टर्म में हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, कंपेयर करना आसान हो जाएगा। यूटिलिटी और कमोडिटी का प्राइस दोनों को हम कंपेयर कर पाएंगे। अगर एक इंसान 20 रुपीज़ दे रहा है 20 रुपीज़ ऑफ यूटिल्स के लिए, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, सेम यूनिट रहेगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मोर अबाउट यूटिलिटी। यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स इज़ नॉट इक्वल टू यूटिलिटी इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में जो यूटिलिटी का मतलब है वो मतलब इकोनॉमिक्स में नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में अलग चीज़ें होती हैं। सेटिस्फैक्शन वर्सेस प्लेजर, सेटिस्फैक्शन और प्लेजर के बीच में फ़र्क होता है। सेटिस्फैक्शन होता है जब हम कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं और वो नेसेसिटी होती है। प्लेजर होता है जब हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं और उसमें मज़ा आता है। सपोज़ कोई आइसक्रीम खाता है, कोई किसी को भूख लगी है तो वो दाल चावल खाएगा, ओके, तो उससे उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक। वो खाएगा खाएगा खाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा उसको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद उसे नेगेटिव सेटिस्फैक्शन मिलने लगेंगे जब पेट भर जाएगा, ठीक है। सेटिस्फैक्शन ऐसे काम करता है। प्लेजर अलग चीज़ है। प्लेजर में क्या होता है, सपोज़ आपने अल्कोहल पिया, अल्कोहल पीते 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 जो ज़्यादा पीते हैं वो लोग पीते ही रहेंगे पीते रहेंगे, उनको नेगेटिव इफेक्ट नहीं आते, वो प्लेजर के लिए हो जाता है। सिमिलर फॉर मनी, आप पैसा कमा रहे हैं, आपको पैसे से कभी भी सेटिस्फैक्शन आपका पूरा ही नहीं होता, आप और पैसा कमाना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं, तो वो प्लेजर हो जाता है। तो सेटिस्फैक्शन और प्लेजर अलग अलग चीज़ें हैं। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, और यूटिलिटी सब्जेक्टिव भी होता है। हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलिटी का एक अलग मतलब होता है, ठीक है। To properly understand the meaning of utility, it is necessary to discuss
टू ऑफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज़रूरी है कि उसके दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये दो पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने यूटिलिटी के। तो देखते हैं क्या है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी और क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आते हैं टोटल यूटिलिटी पे। सो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल कमोडिटी। जब हम सारी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो मिला करके जो सबकी यूटिलिटी आती है उसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी। इन दिस केस यहाँ पे हमने आइसक्रीम भी खाई, चॉकलेट भी खाई, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हुई? 20 + 10 30। ओके, तो दोनों कमोडिटी का हम जो यूटिलिटी है वो ऐड कर देते हैं तो टोटल यूटिलिटी आती है। वैसे ही यहाँ पे है टोटल यूटिलिटी ऑफ n नंबर ऑफ गुड्स इज इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐड ऑन करते जाओ, n नंबर जितने भी होंगे सबका मिला करके जो आएगा उसे हम टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी थोड़ा अलग होता है। Marginal utility is the additional utility derived from the consumption of one more unit of the given commodity। एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे क्या यूटिलिटी मिल रही है, मतलब आपने जब पहला यूनिट कंज्यूम किया तो आपको 10 यूटिल्स की मिली, दूसरा कंज्यूम किया तो 12 की मिली, तो एक्स्ट्रा कितना मिला? 2। तो वो जो 2 है उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है ना? तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। ठीक है, जैसे टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 2 आइसक्रीम इज इक्वल टू 36 यूटिल्स, टोटल यूटिलिटी कंज्यूमिंग बाय कंज्यूमिंग 3 आइसक्रीम इज इक्वल टू 46। तो मार्जिनल कितना आएगा? 46 माइनस 36 10 यूटिल्स का, तो यहाँ पे 10 यूटिल्स का मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। दस MU इज कैलकुलेटेड एज TUN माइनस TUN माइनस 1। मतलब अगर TU4 की बात कर रहे हैं तो अगर हम MU4 हमें चाहिए तो हम TU4 माइनस TU3 करेंगे, n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो उससे पहला वाला टोटल यूटिलिटी माइनस कर दिया जाएगा। ओके, वन मोर वे टू कैलकुलेट MU, एक और तरीका है MU कैलकुलेट करने का। MU इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। एक ही चीज़ है, ये करो या ये करो। यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि यूनिट में चेंज आया है 1 यूनिट का। जब अगर 1 यूनिट से ज़्यादा का चेंज होता है तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, यानी हमें सीधा 2 आइसक्रीम के बाद सीधे 5th आइसक्रीम का बताया कि टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 5 आइसक्रीम बता देते, 3 नहीं बताते, 4 नहीं बताते, तो हम MU कैसे निकालते? तो MU इस तरीके से निकलता, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हम क्या करते हैं उस समय, मतलब यहाँ पे अगर दिया रहता है 46 माइनस जो भी दिया रहता, मान लो सपोज दिया रहता, यहाँ पे करते हैं TU ऑफ 5 आइसक्रीम इज इक्वल टू सपोज मान लीजिए 62। ठीक है ना? तो हम MU कैसे निकालते? तब MU निकलता 62 माइनस 36। सपोज मान लीजिए ये नहीं दिया है हमें, सीधे 2 के बाद 5 वाला दिया है, अपॉन कितना है? 5 माइनस 2 नंबर ऑफ यूनिट्स, चेंज इन यूनिट 5 माइनस 2। ओके, तो हम इसे इस तरीके से करेंगे तो जो भी आएगा वो MU हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे TU एट ज़ीरो कंजम्पशन इज ज़ीरो, ये होता है TU जब हमारा कंज्यूम ही नहीं किया है कुछ, हमने पहला यूनिट भी नहीं कंज्यूम किया है तो हमारा TU कितना रहेगा? 0, पहले कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। TU इज समेशन ऑफ MU, सारे MU को ऐड करते जाओ आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाए। हाँ, क्योंकि हम जब TU n में से TU n-1 करते हैं तो MU मिलता है, तो इनको जब हम प्लस करेंगे सारे MU को तो हमें टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो TU इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU, यानी TUN इज इक्वल टू MUN प्लस MU2 प्लस MU3, सारे यूटिलिटी को प्लस करते जाओ आपको TU मिल जाता है। तो समझ आ रहा है कैसे होता है TU और MU? ठीक है ना? इसमें इंपॉर्टेंट था ये फॉर्मूलाज जो हैं, ये थोड़े इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो, एक तो ये वाला है MU कंप्यूट करने का। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन।
चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है इलस्ट्रेशन टाइप, जिसमें हम पता करेंगे कि एक्चुअली TU/MU कैसे कंप्यूट होगा। आइसक्रीम कंज्यूम हुई है, फर्स्ट आइसक्रीम यूटिलिटी मिली है 20 की, सेकंड आइसक्रीम में यूटिलिटी 36, थर्ड में 56, फोर्थ में 50, फिफ्थ में 50 और सिक्स में 44। ठीक है, तो ये हमें यूटिलिटी मिली है। अगर आप सोचेंगे कि 4 में 50 और 5 में 50, दोनों में 50 कैसे मिली है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ गया जब हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अराइव हो गया। इसके बाद हम कुछ भी खाते हैं, एक्स्ट्रा एक और यूनिट खाया तो हमें नेगेटिव यूटिलिटी मिली, तभी तो ये देखो टोटल यूटिलिटी कम हो गई बढ़ने के बजाय। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव इफेक्ट चालू होने लग गया। तो ये यानी यहाँ पे हमें कितना हो गया, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन हो गया, यानी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यहाँ पे हुआ 4th यूनिट पे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। MU निकालना है, अगर तुम्हें ये सब चीज़ें दी हैं आपको एग्जाम्स में, तो MU निकालना है TUN-1। तो पहला MU निकालने के लिए MU1 निकालना है, तो TU1 माइनस TU1-1, तो TU0 0 था, TU1 20 था, तो पहला MU 20 हो जाएगा। ठीक है ना, अब दूसरा निकालना है MU2 इज इक्वल टू TU2 माइनस TU1, टोटल यूटिलिटी 2 माइनस टोटल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, तो 2 का है 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 16 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम आगे करते रहेंगे। TU3 माइनस TU2, 46 माइनस 36, 46 माइनस 36 10, इससे इसे माइनस करेंगे 4, इससे इसे माइनस करेंगे 0, इससे इसे माइनस करेंगे तो हमारा -6। तो जहाँ पे हमारा MU 0 आ रहा है उस पॉइंट पे हमारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम मैक्सिमम है। तो यानी एक चीज़ दिमाग में रखनी है, जहाँ पे MU 0 होता है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, मतलब यूटिलिटी बढ़ना बंद कर देगी, तो वहाँ पे हमारा टोटल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। मैंने बोला कि 4 पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, 4 पे नहीं होगा, 5th पे होगा। क्यों? क्योंकि 5th पे ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है और यूटिलिटी भी उतनी ही है। 5th में आके हमें पता लगा कि हाँ यूटिलिटी अब बढ़ नहीं रही है, तो 5th यूनिट हमारा इक्विलिब्रियम यूनिट होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आप ऐसे ग्राफ बनाएं, इसी का अगर ग्राफ बना दें, ये रही आइसक्रीम और ये रहा TU का ग्राफ और ये रहा MU का। ठीक है, अगर हम इस पे इसका ग्राफ बनाएं तो ये कुछ टोटल यूटिलिटी का ऐसा जाएगा, पहले बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर पहले इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है, जो यहाँ पे बढ़ रहा है ये इंक्रीजिंग रेट है, फिर जब बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। जब कोई भी ग्राफ इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो स्टीप होता है, एकदम स्ट्रेट ऊपर को होता है, लेकिन जब कोई ग्राफ स्लो रेट में बढ़ता है तो वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे फ्लैट होने लगा है, फिर और फ्लैट हुआ और फिर एक पॉइंट आया जब वो मैक्सिमम पहुँच गया, जब हमें 50 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल गया। तो इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम TU मिल गया था। उसके बाद जैसे ही हमने 5th से आगे बढ़े 6th यूनिट पे, तो हमारा TU जो है कम होने लगा। ठीक है ना, 44 हो गया। तो TU का ग्राफ तो ये रहा, पहले रैपिडली बढ़ा, फिर स्लो डाउन होते हुए बढ़ा, फिर मैक्सिमम पहुंचा और फिर डिक्रीज होने लगा। कंज्यूम जैसे जैसे हमने आइसक्रीम की यूनिट कंज्यूम करते गए। MU में क्या होता है, MU हमारा पहले कैसा था, 20 16 10 4 0 6 -6, यानी ये रैपिडली मतलब लगातार ही रेगुलरली ही डिक्रीज हो रहा है, इसमें कोई ऐसा इंक्रीजिंग पैटर्न और डिक्रीजिंग पैटर्न नहीं है। तो ये डिक्रीज होते होते 0 होता है और फिर नेगेटिव हो जाता है। तो ये डिक्रीज होते होते 0 हो रहा है और जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे मैक्सिमम TU होता है और फिर नेगेटिव होने लग जाता है। ठीक है ना, जहाँ पे MU नेगेटिव होता है वहाँ पे TU फॉल होने लग जाता है, जहाँ पे MU 0 होता है वहाँ TU मैक्सिमम होता है, और जब MU पॉजिटिव होता है लेकिन डिक्रीजिंग होता है वहाँ पे TU इंक्रीजिंग होता है। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला आप ये देखिए 3 पॉइंट कैसे याद रखते हैं, लाइन से इधर का, लाइन पे, और लाइन से राइट साइड का। ये जो लाइन है हमने बनाई है, तो इस लाइन के लेफ्ट में अगर देखें तो यहाँ पे MU डिक्रीजिंग है लेकिन पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव उसमें है लोकस में, तो पॉजिटिव है अगर MU तो TU क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। जब MU 0 होगा TU मैक्सिमम होगा, जब MU नेगेटिव होगा TU डिक्रीजिंग होने लग जाएगा, डिक्रीजिंग पैटर्न को फॉलो करने लग जाएगा।
TU increases with an increase in consumption as long as MU is positive. ठीक है, TU increases with an increase in consumption. TU increase हो रहा है with the increase in consumption as long as MU is positive, जब तक MU positive है. TU reaches maximum when MU becomes 0. और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सेटाइटी भी कहते हैं. जो ये पॉइंट है जहाँ पे TU मैक्सिमम होता है, इसे पॉइंट ऑफ सेटाइटी भी कहते हैं. सेटाइटी मतलब होता है जहाँ पे टायर्ड हो गया है बंदा, जो या फिर जो कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, वो टायर हो गया, थक गया है पूरा. ठीक है, TU स्टॉप राइजिंग एट दिस पॉइंट. इसके बाद TU राइज होना बंद हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है. व्हेन कंजम्पशन इज इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटाइटी, TU स्टार्ट फॉलिंग एंड MU बिकम नेगेटिव. सिंपल है. चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ आ गया होगा. ओके, अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट. पहला हमने TU MU जो हमने कहा था यहाँ पे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये तो समझ लिया है. अब देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, नाम से ही जैसा समझ में आ रहा है ये सेम यही लॉ है. मतलब एक लॉ है किसका, मार्जिनल यूटिलिटी का, जो डिमिनिश होता है मतलब डिक्रीज होता है. ठीक है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी DMU states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. कह रहा है हम जैसे जैसे ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करते रहते हैं तो उससे मिलने वाली MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती रहती है. सही कह रहा है. एक सेकेंड. ओके, आगे बढ़ते हैं. Such a decrease in satisfaction of successive unit occurs due to law of diminishing marginal utility. और ऐसा डिक्रीज क्यों होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, यही है कि जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा कंजम्पशन करते रहते हैं जो MU होता है वो डिक्रीज होने लगता है. ओके, द लॉ ऑफ DMU ऑपरेट्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस. इकोनॉमिस्ट्स कॉल देम एजम्पशन ऑफ दिस लॉ. ठीक है, DMU जो है वो सिर्फ कुछ कंडीशंस में ही होता है. आप तो अगर हम देखें, इंसान पहली रोटी खाता है सेटिस्फेक्शन मिलता है, दूसरी खाता है थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिलता है, तीसरी खाता है कम मिलता है, और ऐसे होते होते जैसे वो कंजम्पशन मान लो 5 या 6 रोटी खा ली तो उसका एक टाइम बाद मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आ जाएगा. उसके बाद क्या होगा, उसके बियॉन्ड जब वो कंज्यूम करेगा तो नेगेटिव सेटिस्फेक्शन आने लगेगा. ओके, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लेकिन जो अल्कोहलिक होते हैं, जो अल्कोहल पीते हैं, ठीक, उनके साथ ऐसा नहीं होता है. वो जब कंज्यूम करते हैं अल्कोहल और कंज्यूम करते हैं करते ही रहते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता है, तो वहाँ पे DMU ऑपरेट क्यों नहीं करता. तो इसने बोला है, इस लॉ ने बोला है, द लॉ ऑफ DMU ऑपरेट्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस. इकोनॉमिस्ट कॉल देम द अजम्पशन ऑफ द लॉ. ठीक है, एक और जगह है जहाँ पे DMU ऑपरेट नहीं करेगा और वो अल्कोहल भी नहीं होगा. सपोज हम वाटर पी रहे हैं, एक गिलास पानी पिया तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है जब हम थक के आते हैं. दूसरा पिया थोड़ा सेटिस्फेक्शन और कम होता है. तीसरा पिया थोड़ा और कम, और हम पीते आते हैं तो एक टाइम बाद पेट भर जाता है पानी से और फिर हमें पानी पीने का मन नहीं करता है. तो अगर हम उसके बाद भी पिएंगे तो नेगेटिव इफेक्ट दिखने लगेंगे. लेकिन सोचो, अगर हम एक चम्मच से पानी पी रहे हैं और प्यास लगेगी, थके आए हैं, दूसरा चम्मच पी रहे हैं, पीते जाएंगे, सेटिस्फेक्शन और बढ़ता जाएगा घटने के बजाय. तो कुछ एजम्पशन है जो फॉलो करने हैं अगर DMU काम करे, मतलब DMU किस कंडीशन में काम करेगा, वो कुछ एजम्पशन हम पढ़ेंगे. कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. ठीक है, यूटिलिटी को मेजरमेंट कार्डिनली किया जा सके, पहला एजम्पशन. अगर यूटिलिटी को मेजर ही नहीं कर सकते तो हम पता कैसे लगाएंगे कि लॉ ऑफ DMU को ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है. मॉनेटरी मेजरमेंट भी पॉसिबल हो सके, मतलब यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन को मनी के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, तभी हम DMU को ऑपरेट होता देख पाएंगे. ठीक है ना. कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, अभी जब मैंने बात की थी रीजनेबल क्वांटिटी, ये नहीं कि एक चम्मच से पानी पी रहे हैं, रीजनेबल क्वांटिटी. जब प्यास लगती है तो इंसान एक गिलास पानी पीता है, एक गिलास से पूरा पानी पीता है, तो रीजनेबल क्वांटिटी कंज्यूम होनी चाहिए. कंटिन्यूस कंजम्पशन, ये नहीं कि एक गिलास आपने सुबह पिया, एक गिलास रात को पिया, एक गिलास अगली सुबह पिया, ऐसे नहीं. कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए. अभी पिया उसके एक जस्ट बाद पानी पीना है,
तो कंटिन्यूस कंजम्पशन में लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट करेगा। नो चेंज इन द क्वांटिटी, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। एक गिलास फुल पिया था तो एक गिलास हमें फुल फिर से पीना पड़ेगा। रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मतलब कंज्यूमर थोड़ा सोच समझ वाला होना चाहिए, उसके बाद दिमाग होना चाहिए, मतलब वो कुछ गलत ना करे। वो नेगेटिव इफेक्ट आने के बाद भी अगर पी रहा है तो वो कंज्यूमर रैशनल नहीं है, उसके पास वो इडियट है, ठीक है ना, वो दिमाग नहीं है उसके पास, वो अपनी बॉडी को हार्म कर रहा है, ठीक। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, यूटिलिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि इसकी यूटिलिटी किसी और चीज़ की वजह से बढ़ रही हो। सपोज़ अगर आप देखें चाय खाते हैं, ठीक है, अगर आप वैसे बिस्किट खाएंगे तो शायद आप कम बिस्किट खा पाएंगे नॉर्मली, लेकिन जब आप चाय के साथ बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट ज़्यादा कंज्यूम कर जाते हैं। तो यूटिलिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि आप किसी चीज़ के साथ उसे ले रहे हैं एडिशनली। ओके, एमयू ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, मनी का एमयू, मनी का यूटिलिटी कांस्टेंट होना चाहिए, ये नहीं कि मनी की यूटिलिटी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वेरी नहीं होना चाहिए। फिर तो इस स्टैंडर्ड यूनिट और जो हमने यूटिल्स वाली स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करी थी उसमें कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। फिक्स इनकम एंड प्राइसेस, इनकम और प्राइसेस फिक्स होनी चाहिए, कंज्यूमर की इनकम भी उतनी ही होनी चाहिए और जो कमोडिटी का प्राइस है वो भी फिक्स होना चाहिए। परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कंज्यूमर को, ये नहीं कि वो ज़्यादा पे कर रहा हो किसी चीज़ के लिए, उससे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा नहीं हो जाता, उसे कहते हैं लैक ऑफ नॉलेज। अगर आप एक पेन के लिए 500 रुपये पे कर रहे हो, जो पेन आपका 10 रुपये में या 15 रुपये में अच्छा पेन आ जाता है, तो आपको नॉलेज नहीं है, आपका सेटिस्फेक्शन उतना ही है 15 रुपये वाला, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, इस वजह से आप 500 रुपये में ये पेन को यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। मोर अबाउट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में और पढ़ लेते हैं। एमयू में इंक्रीज इनिशियली एमयू इंक्रीज हो सकता है। सपोज़ आपने पहली रोटी खाई, उसके बाद अगली खाई तो और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कम ही हो। नो इंडिकेशन अबाउट द रेट ऑफ फॉल इन एमयू, डीएमयू में हमें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के जो लॉ है उसमें हमें रेट ऑफ फॉल नहीं बताया है कि किस रेट से एमयू फॉल होगा, ये काइंड ऑफ इसका डिमेरिट है, कह सकते हैं। सिनोनिम्स ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, डीएमयू लॉ के सिनोनिम्स कौन कौन से होते हैं, जिसके अल्टरनेटिव नाम होते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। ये दो नाम डीएमयू के, लॉ ऑफ डीएमयू के सिनोनिम्स हैं, यानी पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आया हमारा मेन टॉपिक, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है, बताया था मैंने स्टार्टिंग में। कंज्यूमर को जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उसे कहते हैं, उस पॉइंट पे वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ पोजीशन ऑफ नो चेंज which provide the maximum benefit or gain under a given situation. A consumer is said to be in equilibrium when he does not intend to change the level of his consumption, that is when he derives maximum satisfaction. यही तो हमने पहले पढ़ा था। Consumer's equilibrium refers to the situation when a consumer is having maximum satisfaction with the limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure. यानी वो अपना जो बिहेवियर है, जिस तरीके से वो खर्चा करता है, वो चेंज नहीं करना चाह रहा है, तो यानी कंज्यूमर एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस पोजीशन, जहाँ पे ना वो इधर को जाना चाह रहा है ना वो उधर को जाना चाह रहा है, वो एकदम बैलेंस पोजीशन में है, वो इस बैलेंस को चेंज नहीं करना चाह रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक्चुअली बैलेंस। तो कब एक कंज्यूमर एक बैलेंस पोजीशन में आता है, जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, तो वो अपना जो एक्सपेंडिचर है या अपना जो कंजम्पशन है वो उसे चेंज नहीं करना चाहेगा, ठीक है। एज पर लॉ ऑफ डीएमयू, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। लॉ ऑफ डीएमयू के हिसाब से नेक्स्ट जो सक्सेसिव यूनिट हम कंज्यूम करेंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी डिक्रीज होगी। एट द सेम टाइम हिज इनकम ऑल्सो डिक्रीज, और उसी समय उसकी इनकम भी तो कम होगी क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा यूनिट खरीदा है, विद परचेज ऑफ मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड्स। ओके, सो रैशनल कंज्यूमर, ये इंपॉर्टेंट है, रैशनल कंज्यूमर एम टू बैलेंस हिज एक्सपेंडिचर इन सच अ मैनर so that he gets maximum satisfaction with minimum expenditure. Okay,
तो कम से कम खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ले सके, उसे हम कहते हैं रैशनल कंज्यूमर। ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्कस्ड अंडर 2 डिफरेंट सिचुएशन। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को 2 डिफरेंट सिचुएशंस में भी हम देख सकते हैं। पहला सिचुएशन है कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन सिंगल कमोडिटी, एंड सेकेंड सिचुएशन है कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम इन 2 कमोडिटी। 2 से ज़्यादा कमोडिटी रियल लाइफ में एक इंसान कंज्यूम करता है, लेकिन आपके सिलेबस के लिए सिर्फ 2 कमोडिटी तक ही पढ़ाया गया है। ओके, तो कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम इन 2 कमोडिटी, आपके लिए ये 2 कमोडिटी तक ही है। सिंगल कमोडिटी वाला पहले देख लेते हैं, सिचुएशन 1। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फॉर सिंगल कमोडिटी, द नंबर ऑफ यूनिट to be consumed of a commodity by the consumer to attain equilibrium depends on 2 factors। 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, यानी MU। ठीक है, तो ये 2 जो फैक्टर हैं, इस वजह से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा या डिटरमाइन होता है। टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर कंपेयर द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी विद इट्स यूटिलिटी। ठीक है, सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट जिसे हम कहते हैं। तो कंज्यूमर क्या करता है? प्राइस को सेटिस्फेक्शन से कंपेयर करता है, तब जाके वो उसे खरीदता है। आगे देखें, आगे बढ़ते हैं। सो हियर इट इज, बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, this portion is not the sequel of this one, this is actually the explanation of this one। okay, तो हम इसीलिए यहाँ पे पहले आते हैं, this is explanation via table and graph। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं। being a rational consumer, he will be at equilibrium when marginal utility is equal to price of the commodity। कब वो इक्विलिब्रियम पे होगा? जब MU इन टर्म ऑफ मनी इज इक्वल टू MU इन यूटिल्स अपॉन MU ऑफ 1 रुपी। ठीक है, जब मार्जिनलिटी और प्राइस कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन और कमोडिटी का प्राइस जब सेम होता है, तो माना जाता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है और उसके बाद वो इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? यूटिलिटी यानी MU ऑफ कमोडिटी X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी X। कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ सिंगल कमोडिटी से X कंज्यूम कर रहा है सिंगल कमोडिटी, विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन MU यानी मार्जिन यूटिलिटी फ्रॉम गुड X, that is MUX is equal to the price paid for the good X यानी PX। MU is equal to PX, MUX is equal to PX। यहाँ पे कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। मान लो if MUX is greater than PX या फिर MUX is less than PX, तो कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करेगा? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है, हाउ विल द कंज्यूमर विल बिहेव इफ MUX इज ग्रेटर देन PX और इफ MUX इज लेस देन PX। ओके, तो वहाँ पे क्या आंसर देना है? अब देखो MUX बड़ा है PX से, यानी यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है प्राइस से, तो कंज्यूमर क्या करेगा? कोशिश करेगा कि इक्विलिब्रियम में पहुँचे, यानी इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाए। तो MUX ग्रेटर है तो MUX कम करना है उसे। ठीक है, प्राइस तो वो चेंज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि कमोडिटी का प्राइस तो मार्केट डिसाइड करती है। तो MUX को वो चेंज करेगा, यानी अपने यूटिलिटी को चेंज करेगा। यूटिलिटी कैसे उसको चेंज करेगा? यूटिलिटी ज़्यादा है तो यूटिलिटी को कम करना है। कम कैसे करता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी यहाँ पे काम में आता है। जब वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली जो MU है वो नीचे को आता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जैसे MU डिक्रीज होगा, ये तब तक ये कंज्यूम करेगा जब तक MU और प्राइस दोनों बराबर ना हो जाए। तो इन दिस सिचुएशन consumer is not at equilibrium and he goes on buying and consuming commodity X। ठीक है, because benefit is greater than price। जो बेनिफिट मिल रहा है प्राइस से ज़्यादा है।
as he buys and consumes more, mu falls due to the operation of law of DMU. तो वो कब तक कंज्यूम करेगा? when mu fall till mu becomes equals to price, the consumer get maximum satisfaction and is in equilibrium. तो कंज्यूमर कब तक कंज्यूम करेगा? जब तक mu और प्राइस बराबर ना हो जाए. ये आपको आंसर में लिखना है अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो, और ये क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. अगर mu कम होगा प्राइस से, जब हमने ज़्यादा था तो mu को घटाने के लिए क्या किया? ज़्यादा कंज्यूम किया. अब कम है तो mu बढ़ाने के लिए कंजम्पशन को हमें कम करना पड़ेगा. उल्टा जाएंगे, अब पीछे को जाएंगे तो हमारा जो mu है ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो mu इंक्रीज होगा तो तब तक कंजम्पशन कम करते रहेंगे जब तक MUX और प्राइस दोनों बराबर ना हो जाए. Then also consumer is not at equilibrium and he will have to reduce consumption of commodity X to raise his total satisfaction till mu become equal to price. Okay, यहाँ पे लिख देते हैं he will have to reduce consumption till mu becomes equal to price. Okay, इतना समझ आ गया. तो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. एक्सप्लेनेशन वाया टेबल एंड ग्राफ. टेबल एंड ग्राफ के ज़रिए हम इसे एक्सप्लेन करते हैं. लेट अस नाउ डिटरमाइन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इफ द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन सिंगल कमोडिटी. सपोज द कंज्यूमर वांट टू बाय अ गुड से X विच इज प्राइस्ड एट 10 रुपीज़ पर यूनिट. Okay. Further, suppose that marginal utility derived from each successive unit in utils and in rupees is determined. For sake of simplicity, it is assumed that rupees 1 is equal to 1 utils. हमने simplicity के लिए एक utils को 1 रुपीज़ के बराबर माना है अभी. तो सपोज करते हैं यूनिट जो x के कंज्यूम करेगा, पहले 1 2 3 4 5 ये हमने अज्यूम किया. प्राइस इसके 10 अज्यूम किए हैं. प्राइस तो चेंज नहीं होगा, भले ही आप 1 यूनिट लोगे 2 यूनिट लोगे, प्राइस पर यूनिट कितना रहेगा? 10. तो अगर 1 यूनिट लेता है तो 10 का खर्चा, 2 यूनिट लेता है तो 20 का खर्चा, लेकिन प्राइस पर यूनिट लिखा है यहाँ पे, ये क्या होगा? ₹10. MU यूटिल्स में कितना होगा? यहाँ पे लिख देता हूँ, पर यूनिट. MU यूटिल्स में 20 16 10 4 0 -6 इतना कम हो रहा है. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? MU को रुपीज़ में लिखना है. तो MU जो यूटिल्स है कितना हुआ? 20, मतलब 1 यूटिल अगर 1 रुपये के बराबर तो 20 यूटिल कितना होगा? 20 रुपीज़. 16 16 10 10 4 4 और ये सो ऑन. डिफरेंस इन MUX एंड प्राइस. अब MUX और प्राइस को कंपेयर करेंगे ताकि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जान सकें. ठीक है, तो यहाँ पे MU इन टर्म ऑफ रुपी कितना है? 20. यहाँ पे प्राइस कितना है? 10. यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है. यहाँ पे प्राइस है 10 और MU है इन टर्म ऑफ रुपी 16. तो यहाँ पे भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं हुआ. तो यहाँ पे प्राइस है 10 और MU इन टर्म ऑफ रुपी है 10. तो यहाँ पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आ जाएगा. यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है. तो रिमार्क्स में क्या देखते हैं हम? MU इज़ ग्रेटर देन प्राइस सो द कंज्यूमर विल इंक्रीज कंजम्पशन. यहाँ पे क्या था? आपने देखा कि MU प्राइस से ज़्यादा था. ठीक है, जो हमारा MUX है इन टर्म ऑफ रुपी, ये वाला इज़ ग्रेटर देन प्राइस. तो हमने क्या करा? कंजम्पशन बढ़ाया. वो और कम हुआ, अभी भी पूरा नहीं हुआ तो और कंजम्पशन बढ़ाया. तो यहाँ पे जब MUX इज़ ग्रेटर देन प्राइस होता है तो कंजम्पशन हम बढ़ाते हैं, जो हमने यहाँ पे भी देखा. ठीक है, यहाँ पे जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया तो हमने इसको लिख दिया. अगर MUX इज़ लेस देन प्राइस है तो हम क्या करते हैं? मान लो यहाँ पे आते हैं पहले, MU इन टर्म ऑफ रुपी इज़ लेस देन प्राइस ऑफ X. तो यहाँ पे हमने कंजम्पशन और कम किया.
अब थोड़ा और कम हुआ, फिर कंजम्पशन और कम किया, ठीक है। अब 4 हो गया -6 से, अब थोड़ा कंजम्पशन और कम किया, अब जाके MUX और प्राइस बराबर हुए। तो व्हेन MUX इज लेस देन PX सो द कंज्यूमर विल डिक्रीज कंजम्पशन, तो वो उल्टा चलेगा ताकि वो MUX और प्राइस को बराबर कर सके। यहाँ पे इसका ग्राफ देख लीजिए, ये रहा आपके MU एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी का ग्राफ। ये रुपीज़ और MU दोनों इन टर्म ऑफ रुपीज़ में, यूनिट ऑफ कमोडिटी X 1 2 3 4 5 6 जितने यूनिट, हमने इसका जब ग्राफ बनाया तो प्राइस हमारा 10 रुपीज़ है, ये हमारा MU का ग्राफ है, ठीक है ना, जो कि डिक्रीजिंग है। और कहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पे प्राइस और MUX इक्वल होंगे, यानी इस पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइस भी 10 है और MUX भी 10 है, यानी थर्ड यूनिट पे हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है ना। इसको हमने ऐसे देखा है। और जहाँ पे 0 MU है, मैंने क्या बताया था, 0 MU होता है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, पॉइंट ऑफ सटाइटी होता है, लेकिन वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हमने देख लिया। सिचुएशन 2 पे आते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। सिचुएशन 2, ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमने इससे पहले वाला देखा था, ठीक है। तो 5 स्टार दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यही वो चीज़ है जो बच्चों को समझ नहीं आती है और यही समझनी बहुत ज़रूरी है। इन सच अ सिचुएशन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, हेल्प इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ हिज इनकम। According to law of equimarginal utility, a consumer gets maximum satisfaction when a ratio of MU of 2 commodities and their respective prices are equal, यानी 2 commodities के MU का रेशियो और उनके प्राइस का रेशियो बराबर हो, ठीक है। यहाँ पे देखो MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू, इसका दोनों कमोडिटी के रेशियो किसके बराबर होने चाहिए, दोनों कमोडिटी के प्राइस के रेशियो के बराबर। एंड MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, और MU फॉल होना चाहिए जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होता है। वो तो होता ही क्योंकि ड्यू टू लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, गॉसेंस सेकेंड लॉ। ये वैसे तो आप इस नाम को देख सकते हो, कभी अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज़ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो आप क्या लिखोगे, अ कंज्यूमर गेट्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन 2 पॉइंट्स रेशियो ऑफ MU ऑफ 2 कमोडिटी एंड देयर रेस्पेक्टिव प्राइजेस आर इक्वल, दूसरा एंड MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज। ये दोनों पॉइंट जब होंगे तो हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसके और भी नाम है, ये क्वेश्चन इस नाम से भी आ सकता है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, गॉसेंस सेकंड लॉ। ओके, आते हैं कंडीशन 1। कंडीशन 1 मतलब ये सिचुएशन 2 में कंडीशन 1, पहली कंडीशन क्या होगी, रेशियो ऑफ MU ऑफ 2 कमोडिटी एंड देयर रेस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल फॉर गुड X कंज्यूमर, मतलब इसको कैसे डिराइव करना है, मान लीजिए फॉर गुड X के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रहेगा MUX इज इक्वल टू PX, ठीक है, पहली इक्वेशन। फॉर गुड Y कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा MUY इक्वल टू PY। अगर हम सिंगल गुड के हिसाब से लेते हैं तो इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इसको इससे, तो MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, और MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काइंड ऑफ, मतलब ये यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया, मतलब हमने MUX के नीचे PX को डाल दिया, इसको यहाँ भेज दिया, एक ही बात है, ठीक है ना। दिस इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन 1 फॉर 2 कमोडिटी, ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन हमें क्या थी, पता है कि MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। ओके, इफ MU डज नॉट फॉल एज कंजम्पशन इंक्रीजेस द कंज्यूमर विल एंड अप बाइंग ओनली वन गुड विच इज अनरियलिस्टिक एंड कंज्यूमर विल नेवर रीच द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना। अगर MU फॉल नहीं होगा तो कंज्यूमर और खरीदता रहेगा, क्यों खरीदे, वो तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाह रहा है, ठीक है ना, तो वो खरीदता रहेगा, जो कि अनरियलिस्टिक कंडीशन हो जाएगी,
ठीक है। तो MU फॉल होना भी ज़रूरी है, मतलब सीधे सीधे कहने का बात है, यहाँ पे रैशनल कंज्यूमर और एक ऐसे कम्युनिटी की बात हो रही है जो नेसेसिटी हो, जो सेटिस्फेक्शन देता हो, ना कि प्लेजर। ठीक है। व्हाट हैपन, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट हैपन व्हेन MUX अपॉन PX इज़ नॉट इक्वल टू MUY अपॉन PY, जिसकी मैंने बात की थी क्वेश्चन, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने अभी यहाँ पे देखा था, ये वाला मैंने बताया था कि कंज्यूमर बिहेवियर पूछेंगे इस पॉइंट पे, वैसे ही कंज्यूमर बिहेवियर पूछ सकते हैं इन दोनों पॉइंट पे। इफ़ MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUX अपॉन MUY अपॉन PY, तो इस स्टेट में कंज्यूमर जो है कैसे रिएक्ट करेगा। दैट मीन्स हम प्राइस को तो चेंज नहीं कर सकते, तो हम MUX और MUY को चेंज करेंगे। अगर ये वाला जो फ्रैक्शन है ये बड़ा है, तो इसको इसके बराबर कैसे लाएंगे, इसको कम करके। ये फ्रैक्शन कब कम होगा, जब आप इसका न्यूमरेटर जो है क्या करोगे, कम करोगे, न्यूमरेटर को छोटा करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को छोटा करने का मतलब MUX को गिराना पड़ेगा, और MUX कब डिक्रीज होता है, जब कंजम्पशन इंक्रीज होता है, यानी X का कंजम्पशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा अल्टरनेटिव आपके पास है कि आप MUY वाले फ्रैक्शन को, जो ये पूरा फ्रैक्शन है, इसको बढ़ा दो। इसको कैसे बढ़ाओगे, जब न्यूमरेटर बढ़ेगा। न्यूमरेटर कैसे बढ़ेगा, जब आप MUY कैसे बढ़ेगा, जब आप कंजम्पशन कम करोगे। तो दो चीज़ें, इसका कंजम्पशन बढ़ा दो या इसका कंजम्पशन कम कर दो, और तब तक ये करो जब तक ये बराबर ना आ जाए। कंज्यूमर ऐसे बिहेव करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दैट मीन्स कंज्यूमर इज गेटिंग मोर यूटिलिटी फ्रॉम गुड X एज कंपेयर टू गुड Y, देयरफॉर ही विल बाय मोर ऑफ X एंड लेस ऑफ Y। X को ज़्यादा कंज्यूम करो, Y को कम कंज्यूम करो। दिस विल लीड टू फॉल इन MUX एंड राइज इन MUY। इससे क्या होगा, MUX फॉल होगा और MUY राइज होगा। द कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू बाय मोर ऑफ X टिल MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। ओके। इफ MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY, तो क्या करेगा, इसका अपोजिट करेगा, वाइस वर्सा। ठीक है। ये भी यही वो चीज़ है जिसको 5 स्टार एक्चुअली देना चाह रहा था मैं। ठीक, समझ आ गया। तो एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका इनकम ऑफ कंज्यूमर 10 दी है, प्राइस ऑफ X दिया है 2 रुपये पर यूनिट, प्राइस ऑफ Y दिया है 1 रुपये पर यूनिट, यूनिट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, MUX दिए हुए हैं, MUY दिया हुआ है। अब हमें निकालना है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम तब आएगा जब MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUX अपॉन MUY अपॉन PY हो जाएगा। दोनों जब बराबर होंगे तब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आएगा। तो देख लेते हैं वो कहाँ पे आएगा। MUX अपॉन PX, यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X है उसको हम प्राइस ऑफ X से डिवाइड कर देंगे, जो कि 2 है। तो 20 अपॉन 2 10, 14 अपॉन 2 7, 12 अपॉन 2 6, 8 अपॉन 2 4, 4 अपॉन 2 2। ओके। सिमिलरली MUY अपॉन PY, प्राइस ऑफ Y है 1, तो ये तो सिंपल है, 16 अपॉन 1, 12 अपॉन 1, 8 अपॉन 1 एंड सो ऑन। अब देखो MUX अपॉन PX 6 है और यहाँ पे MUY अपॉन PY 6 है, और कहीं पे सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है। तो यानी अगर कंज्यूमर X का 3 यूनिट कंज्यूम करे और Y का 4 यूनिट कंज्यूमर करे, तो कंज्यूमर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि वहाँ पे MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY हो जाए। कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही बाइज 3 यूनिट ऑफ X एंड 4 यूनिट ऑफ Y। ओके। इसकी लिमिटेशन भी है, लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस क्या क्या है, जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है उसके लिमिटेशंस हैं। यूटिलिटी इज़ अ फीलिंग ऑफ माइंड, इसको आप इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेना लिमिटेशंस को। ठीक है। यूटिलिटी इज फीलिंग ऑफ माइंड विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स। उसे आप फिगर्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। आप नहीं बता सकते एक चॉकलेट खा के आपको कितना यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, तो नहीं कर सकते। इट कैन नॉट इट डू नॉट cover the good whose MU do not fall with increase in consumption। और ये जो
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये उन गुड्स को कवर नहीं करता है जिनको कंज्यूम करने पे MU डिक्रीज़ नहीं होता, ओके, इंक्रीज़ होता है। जैसे मैंने बताया था अल्कोहल, कैसे आप उसको उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे बताओगे, क्योंकि उसका कोई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है, इसलिए उसे बताते भी नहीं है इसमें, ठीक है। तीसरा जो लिमिटेशन है, वर्क्स विद एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ DMU ओनली। अगर लॉ ऑफ DMU का एजम्पशन प्रेजेंट नहीं है तो जो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये साबित करने वाला कॉन्सेप्ट है ये फेल हो जाएगा। तो ये इसके लिमिटेशन है। ये रहा एक पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम और थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन एंड सो ऑन, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और जो ये जो नोट्स हैं, लिंक में मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जिसमें से आप सिंपली जाके इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, नो चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोर्स। एंड थैंक यू सो मच एंड कीप शेयरिंग दिस टू दोज हु नीड इट राइट नाउ। पैंडमिक चल रहा है और मुझे भी थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली थोड़ा वेल नहीं था, एंड इट्स ओके। थैंक यू सो मच।